नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में। आज से हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को शुरू करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 क्वेश्चन को पर डे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल बिहार पुलिस के नए पैटर्न पे आधारित रहने वाला है और जो 100 क्वेश्चन होंगे इसमें सारे विषय शामिल होंगे और बिल्कुल वेटेज के हिसाब से जिस सब्जेक्ट से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं और जो पिछले साल का जो अवलोकन रहा है, जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसके आधार पर ही इसको तैयार किया गया है। तो ये अगर आप इस श्रृंखला को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और दूसरा कि आपकी तैयारी में क्या कमी रह गई है, ये आप पता कर सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं समय रहते हुए। तो अगर आपका भी सपना है कि आपके कंधे पे वर्दी हो, तो आज से ही इस श्रृंखला को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में पूरी तरह से शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो यहाँ आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन है, ठीक इसी प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत जो है गणतंत्र है और गणतांत्रिक देश ऐसा देश होता है जहाँ पर शासन तंत्र में जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो पदासीन होते हैं, वो गणतंत्र में जो है लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, परोक्ष रूप से। उनको चुनने वाले हम होते हैं और यह अवधारणा जो है फ्रांस से ली गई है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फ्रांस देश से ये अवधारणा ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान को लागू होने के समय कुल 395 अनुच्छेद थे और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। 8 अनुसूची समय के साथ बढ़कर 12 अनुसूची हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है और 22 भाग तो अभी भी हैं, लेकिन अगर ABCD करके मिलाया जाए तो ये टोटल 25 हो चुके हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, 22 रहे तो 22, 25 रहे तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में प्रयुक्त गणतंत्र किसको सूचित करता है? तो गणतंत्र इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखा था। तो गणतंत्र जो सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो गणतंत्र या लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसमें गणतंत्र में जो है प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। भारत की बात करें या अमेरिका की बात करें तो दोनों में जो है यही व्यवस्था है। अमेरिका की भी यही व्यवस्था है। बोलते हुए लिखना काफी मुश्किल है, ये मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अमेरिका का भी कुछ यही हाल है। अमेरिका, भारत ये गणतंत्र देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो जब भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति का कार्यभार है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि अगर क्या हो भारत का मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित न हो, तो वैसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि
जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे। आपको बता दें कि जब तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, तो उनके निधन के बाद न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भगोड़ा अपराधी विधेयक 2017 जो है, ये जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद में पारित किया गया था। इसके अनुसार जो है, भगोड़ा अपराधी एक ऐसा अपराधी होता है जिनके द्वारा जो है अनुसूचित अपराध किया जाता है, जिसमें 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का रकम सम्मिलित होता है, और ऐसे लोग जो है भारत छोड़कर किसी अन्य देश में फरार हो जाते हैं। तो इनके लिए जो है भारत आने से इनकार कर देते हैं ये, और ऐसे लोगों पर जो है ये नियम लागू होता है, भगोड़ा अपराधी विधेयक 2017। तो आपको मूलतः याद इसमें रखना है कि 2018 का जुलाई में इसको पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था? तो वो प्रधानमंत्री हैं चरण सिंह। तो चरण सिंह दोस्तों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने की संसद का सत्र का सामना नहीं किया है। चौधरी चरण सिंह के बारे में एक बात और जानना आवश्यक है कि ये देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, और ये जनता दल से थे, जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो दोस्तों वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में वर्णित है। 360 के अनुसार जो है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत के किसी भाग में वित्तीय शाख का खतरा पैदा हो गया है, तो वो जो है वित्तीय आपात लगाते हैं। 360 अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 ऐसा कहता है। बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर गौर करें तो अनुच्छेद 148 जो है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 143 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय का जो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। और अगर अनुच्छेद 72 के बारे में बात करें तो यह राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो बाकी ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। 8वां प्रश्न है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो दोनों सदनों में बोलने का अधिकार ऑप्शन के अकॉर्डिंग महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पास है। दोस्तों अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ना तो यह संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन संसद के किसी भी सदन में इसे बोलने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी के बारे में है, और ये बोलने का अधिकार जो है ये आर्टिकल है आपका 88, आर्टिकल 88, अनुच्छेद 88 के तहत ये है जो है किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन देख लेंगे आप। तो भारत में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया गया था, ये गठन 1953 में किया गया था। अगर डेट की बात करें तो वो डेट था 22 दिसंबर
22 दिसंबर 1953 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आपसे ऐसा भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन में फजल अली दिखेगा। नाम था उनका फजल अली। तो यही जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और ये एक न्यायमूर्ति थे, यानी कि जज थे। ठीक है, तो इतना काफी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां प्रश्न है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो स्पाइरल का अर्थ होता है सर्पिलाकार। इस आकार में अगर हो तो उसे कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो एंड्रोमेडा जो है ये सबसे निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। गैलेक्सी जो होता है वो तारा का समूह होता है, जिसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे जो हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में लगभग 1 ट्रिलियन तारे हैं। 1 ट्रिलियन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो शुक्र का जो नाम है, इसका नाम वीनस भी है। तो वीनस जो है रोम की एक देवी है, जिन्हें सौंदर्य की और प्रेम की देवी कहा जाता है। तो इनके नाम पर शुक्र का नाम रखा गया है। और इसके बारे में एक बात और जान लें कि सूर्य से जो है, सूर्य के बाद आता है बुध और बुध के बाद शुक्र का नंबर आता है। तो सूर्य से जो है दूरी के क्रम में ये दूसरा ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा जो है वो है भूमध्य रेखा। अगर हम बात करते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो बीच से गुजरती है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यही सबसे लंबी रेखा है। और मान के चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे छोटी रेखा कौन सी है, तब आपका आंसर होना चाहिए 90 डिग्री उत्तरी या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है वो सबसे छोटी मतलब रेखा है। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे कलर से भी दिखा देता हूं। ये 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी रेखा जो है, ये जो है सबसे छोटी रेखा है। वैसे भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो विश्व की अगर सबसे अधिक खारे पानी की झील की बात की जाए तो वो है वॉन झील, तुर्की की। उसका नाम है वॉन झील और ये है तुर्की में। तुर्की का नाम हाल ही में बदलकर तुर्की कर दिया गया है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में वान झील नहीं है, तो दूसरे नंबर पर आता है मृत सागर। वान झील की लवणता 33% है और इसकी जो है 23.8% है। लवणता होता है कि इसका खारापन कितना है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मृत सागर। वान झील अगर होता तो वान झील लगाते, लेकिन वान झील नहीं होने के कारण मृत सागर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है, आपको पता ही होगा। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इस बिंदु को जो है पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। तो इस तरह से जो है दक्षिणी बिंदु जो है, अगर भारत की दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो वो तमिलनाडु का केप केमोरिन हो जाएगा, जो कन्याकुमारी में है। सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात की जाए तो यहाँ मैं एक रफ नक्शा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि बताने में सुविधा हो। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो गया, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु जो है
ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथु में पड़ता है और पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात के गोरमोता में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत की बात अगर करें तो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। और भारत में जो विस्तृत ट्रांस हिमालय जो है उसके बाहरी पूर्वी विस्तार को ही कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हुआ वो तिब्बत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसके बारे में ये बात ध्यान में रखेंगे कि तिब्बत, भारत, उसके बाद ये आते हुए इधर से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील में है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तिब्बत होते हुए। और एक और बात ध्यान रखने लायक है कि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। और बांग्लादेश में जो है इसको पद्मा के नाम से बांग्लादेश में तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में बात करें तो इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो लंबाई इसकी है 2900 किलोमीटर। टोटल 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, क्योंकि यह श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और उनका जो आरंभकर्ता थे वो वर्गीज कुरियन ही थे, इसलिए जो है इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है, यानी कि नेशनल हाईवे 48, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक है इसका विस्तार, और यह कुल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। तो NH48 के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह भारत के 7 राज्यों से गुजरता है, दिल्ली से शुरू होकर चेन्नई तक जाता है। 19वां प्रश्न है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये महायान संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध धर्म के भी महायान संप्रदाय से। तो महायान संप्रदाय के बारे में जान लें कि महायान संप्रदाय जो है बुद्ध को ईश्वर की तरह मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जबकि हीनयान वाले जो है पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो महायान बौद्ध संप्रदाय जो है इसमें बोधिसत्व की अवधारणा निहित है। अगले पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है और मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पर ही इसका फोकस है। मुद्रा राक्षस के लेखक की अगर हम बात करें तो विशाख दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस लिखा गया है, विशाख दत्त। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे सीधे ही प्रश्न कर लिया जाए कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। और ये जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है, वृषल। और एक और नाम मिलता है, वृषल का अर्थ होता है कुलहीन, जो कि निम्न कुल का होता है उसे कुलहीन कहते हैं। तो ये थी इसकी जानकारी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त रचित है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, राज तरंगनी के लेखक कौन है? तो राज तरंगनी के लेखक कल्हन है, कल्हन। राज तरंगनी में कश्मीर का इतिहास मिलता है
और अगर हम बात करें तो इसकी रचना 12वीं सदी में हुई थी। 12वीं सदी में कल्हन के द्वारा हुई थी। और जैसा कि इसका नाम है राज तरंगिणी, तो इसमें अलग-अलग तरंग हैं। तो टोटल 8 तरंग हैं इसमें। अगर प्रश्न कर लिया जाए कि राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग होते हैं, तो 8 तरंग आपको ध्यान रखना है। और इसके जो पहले 3 तरंग हैं, 8 तरंग में से पहले 3 तरंग हैं, इसमें जो है आपको राजवंशों की सूची मिलेगी कि किस-किस राजवंश ने कश्मीर पे राज किया है, उसकी सूची दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है ये स्थित कहाँ पे है? तो बात करें तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। औरंगाबाद। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि राज्य ना दे के जिला दे दिया जाए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। औरंगाबाद आपको सही आंसर लगाना है। और ये एक बात और ध्यान रखना है कि 1983 में जो है औरंगाबाद को ये मतलब अजंता की गुफा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और इससे जानकारी किसकी मिलती है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि इससे किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, किस धर्म के चित्रांकन इसमें दिए गए हैं, तो आपको बौद्ध धर्म दिखेगा वहाँ पर। तो अजंता की गुफाएं जो है मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, यानी जिसे मीन मकाला कहा जाता है, ये किस भाषा में लिखी थी? तो अल-बरूनी जो है अपनी पुस्तक किताबुल हिंद को लिखा था, या तहकीक हिंद भी इसे कहा जाता है, इसको अरबी भाषा में लिखा था। अल-बरूनी वह पहला मुस्लिम इतिहासकार था या मुस्लिम लेखक था जिसने संस्कृत सीखी थी, और यह पुराणों का भी अध्ययन करता था, गीता का अध्ययन करता था, और कहा जाता है कि वह गीता से काफी प्रभावित था। और एक बात और ध्यान रखना है कि आपसे एक प्रश्न और डायरेक्ट भी हो सकता है कि अल-बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो ऐसे स्थिति में मोहम्मद गजनवी का नाम आपको नहीं भूलना है। इसे बोलते हैं महमूद गजनवी। तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसके साथ इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। ठीक है। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सूफी संत थे एक बख्तियार काकी की स्मृति में ही इसका निर्माण करवाया था। और चूंकि इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था, तो बाकी बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा कराने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था। तो इल्तुतमिश मतलब नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम जो है बिहार में पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसके बारे में ये है कि ये बिहार में है। और दूसरी बात है कि शेरशाह सूरी ने जीते जी अपने मकबरे का निर्माण करवाया था सोन नदी के तट पर। यह मकबरा जो है अष्टकोणीय है, इसमें 8 कोने हैं टोटल। अष्टकोणीय है, आप ध्यान में रखें, मैं बना नहीं सकता अभी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये जो आया था अफगानिस्तान से आया था, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था,
पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ युद्ध किया था और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 27वां प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो अकबर के द्वारा बनाया गया पंचमहल जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसके बारे में आप जान लें कि ये पंचमहल जो है हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल। और ये जो है पिरामिड के आकार में बना हुआ है, कुछ इस तरह से। पिरामिड देखे होंगे, गीजा का पिरामिड, उसी आकार में जो है ये बनाया गया है, अकबर के द्वारा बना है। इसको हवा महल भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है अकबर बुलंद दरवाजा भी बनाया है। मरियम उज जमानी का महल ये भी बनाया है अकबर ने ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे कब्जा 1510 में किया गया था। और ये गोवा पर कब्जा करने वाला जो गवर्नर था पुर्तगालियों का, उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क नाम का जो है एक बेहद ही शातिर गवर्नर था जो कि गोवा पर कब्जा किया था। और गोवा पर जो ये कब्जा किया था उस समय गोवा का शासक था यूसुफ आदिल शाह, जिसको हराकर इसने गोवा पर कब्जा किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 29वां प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल तो लखनऊ से की थी, बाकी सब के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे तात्या टोपे थे, ये कानपुर से किए थे, कानपुर। अगर वीर सावरकर की बात की जाए तो ये तो थे ही नहीं 1857 की क्रांति में। कुंवर सिंह की अगर बात करें तो ये आरा से थे। आरा पड़ता है बिहार में अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ढाका जो है वर्तमान बांग्लादेश में है और इसकी स्थापना का वर्ष था 1906। अगर विथ डेट पूछा जाए तो 30 दिसंबर था वो डेट। ये भी आप ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं, हालांकि डेट आपसे पूछा नहीं जाएगा। 30 दिसंबर 1906 को जो है नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लेकिन इसके बारे में एक बात जान लें कि एक प्रस्ताव आया था 1870 के करीब। एक प्रस्ताव आया था जिसको मेयो प्रस्ताव कहा जाता है। और इस प्रस्ताव ने क्या किया था ना कि जो भी लोकल वहाँ की बॉडीज थी, लोकल लोग जो भी थे, उसके उत्तरदायित्व में जो है वृद्धि किया था। इस तरह से उन लोगों का विश्वास जो है इसके प्रति बढ़ा। और यह मेयो का जो प्रस्ताव था, लॉर्ड मेयो का, इसी का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक 12 साल बाद 1882 ईस्वी में क्या किया? तो 1882 ईस्वी में लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया इसको। तो वही इस प्रश्न का जो है थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। 1882 में जो है इसको पारित कर दिया गया। तो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन का पहल किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो ऐसी
जो वस्तुएं होती है जिनको उपयोग के लिए हम लोग खरीदते हैं, तो अंतिम उपभोक्ता हुए हम लोग, तो ऐसी स्थिति में इनको अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। अंतिम वस्तुएं कहेंगे, उपभोग वस्तुएं, सॉरी, इसको जो है आप देख लेंगे, उपभोग की वस्तुएं कहेंगे। तो उपभोग की वह वस्तुएं वही तो होती है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं को जो है उपभोग करते हैं। इसलिए जो है खाद्य पदार्थ और वस्त्र जैसे कि उत्पाद, मनोरंजन जैसी सेवा, इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसको कहते हैं उपभोग की वस्तुएं। बिल्कुल यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में शुरू किया गया था? तो वैसे तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए लेकिन इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। लगभग 1973-74 की बात है। 73-74 में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इसको शुरू किया गया था। और ये योजना जो शुरू की गई थी, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, सूखा क्षेत्र को जो है बचाना, यानी कि सूखा क्षेत्र का उद्धार करना, यानी सिंचाई परियोजना का इसमें विकास किया जाएगा, चारागाह का विकास किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो धन की आपूर्ति की निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है। और इसको जो शुरू किया गया था, मात्र 5 करोड़ का राशि था उस समय। 5 करोड़ की राशि के साथ जो है धनराशि से इसको शुरू किया गया था। और इसका एक चीज और है, 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये 3 चीज आपको ध्यान रखना। 1934 का अधिनियम था, ये इसकी स्थापना का डेट है, और ये हुआ था राष्ट्रीयकरण 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, के अधीन आने वाले 4 दरें कौन कौन सी है? तो ये 4 दरें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 5%, 12%, 18% और 28% है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जीएसटी भारत में जो लागू हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। इसको जीएसटी किस प्रकार का कर है अगर पूछा जाए, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अनुसार यही 4 प्रकार की दरों को स्वीकृत किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल चीजें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? तो ये संपदा योजना जो शुरू किया गया है, यह खाद्य प्रसंस्करण के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो इस योजना का उद्देश्य जो है कृषि का आधुनिकीकरण करना है, और फसल की जो होने वाली बर्बादी है उसको जहां तक हो सके कम करना है। तो यही 2 मुख्य उद्देश्य है इसका। एक तो कृषि का आधुनिकीकरण करना, यानी पुराने तरीके से हल बैल लगाकर खेती ना करना, नए नए आधुनिक तरीकों को अपनाने से है। और फसल की बर्बादी को जहां तक हो सके कम करने से है।
तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 37वां प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो जवाहर रोजगार योजना जो शुरू किया गया, ये शुरू किया गया 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको 90 से 100 दिन का रोजगार देना। जवाहर रोजगार गारंटी योजना जो था, जवाहर रोजगार योजना, इसका उद्देश्य यही था कि 90 से 100 दिन का रोजगार मिल जाए लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था जुलाई 2014 में। इसका मुख्य उद्देश्य था नमामि गंगे का, गंगा नदी को जो है पूरी तरह से साफ और स्वच्छ बनाना। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब खर्च नहीं किए गए हैं, मतलब अनुमान किया गया 20,000 रुपए खर्च करने का। इससे पहले अगर बात की जाए कि इससे पहले गंगा नदी का चिंता किसी प्रधानमंत्री ने किया या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल किया। राजीव गांधी जी के द्वारा 1985 से 86 ईस्वी में 1985 से 86 में एक प्लान आया था जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। उसमें राजीव गांधी के द्वारा यह चीज शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो पूर्ण कुंभ मेला आयोजित किया जाता है हर 12 साल में। कुंभ जो है पूर्व में हिंदू का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसका आयोजन भारत के 4 स्थल में किया जाता है। पहले नंबर पे आता है हरिद्वार, दूसरे नंबर पे आता है प्रयाग, फिर आता है उज्जैन और आता है नासिक। ये 4 स्थान पर, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और इस बारे में आपको ध्यान ये रखना ही है, 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यह जो है ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन नृत्य शैली है और इसमें हाथ, पैर, मुख और शरीर संचालन से लेकर के टोटल 64 एक्शन में यह डांस किया जाता है। 64 मुद्रा है। अगर आप भरतनाट्यम सीखने के लिए जाएं तो इस पाठ्यक्रम में आपको जो है ये 64 सिद्धांत सिखाए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो कीबोर्ड किस में होता है? तो कीबोर्ड हारमोनियम में देखने के लिए आपको मिलता है, ब्लैक और व्हाइट कलर का, सारे गामा करते हुए बजाते हैं जिसको। तो इस तरह का आसान सा प्रश्न भी आपको दिख जाएगा एग्जाम में, जिसमें कि आप गलती कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग शांत करके अगर जवाब खोजेंगे तो बिल्कुल जवाब मिलेगा। 42वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? तो अब डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है। तो इसमें से द जो लाइफ ट्री है, द लाइफ ट्री, ये पुस्तक जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है 26 कविताएं हैं जिनका संग्रह है द लाइफ ट्री में। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग जॉइंट्स। ये सब भी कुछ किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और एक बात इनके बारे में बताते चलें कि ये जो है रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे और ये स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडन।
स्वीडन के जो है रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था और इन्हीं के जो है धन से नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है या अमेरिका में पड़ता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्य काम जो है बच्चों और महिलाओं को दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है यह संस्था तत्पर रहती है, यूनिसेफ। चलिए अगले प्रश्न। 45वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है 1984 में जो है 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। इनका जन्म हुआ था पटियाला, पंजाब में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा जो है कि कहाँ के थे? तो पटियाला, पंजाब के थे। 1984 में ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46वां प्रश्न है, RAW, रॉ का पूरा अर्थ क्या है? तो रॉ का पूरा अर्थ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ का संक्षिप्त रूप है। यह जो है दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। 1968 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, रवि सिन्हा। हो सकता है करंट अफेयर्स में ये पूछ लिया जाए आपसे। इसका मोटो जो है धर्मो रक्षति रक्षितः है। धर्मो रक्षति रक्षितः इसका मोटो है। आदर्श वाक्य मोटो को बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। और इसमें से जो मेमोरी रजिस्टर है यह CPU का भाग है। और CPU का मुख्य काम वही मैंने बताया जैसा आपको कि CPU जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो दिमाग का काम होता है बॉडी को नियंत्रित करना। ठीक उसी तरह CPU जो है कंप्यूटर के सारे गणनाओं को, सूचनाओं को नियंत्रित करता है। इसका अलग अलग भाग होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, या फिर बात करें तो कंट्रोल यूनिट होता है, CU, और अगर बात करें तो मेमोरी यूनिट होता है, MU। तो ALU, एल्गोरिथमिक लॉजिकल यूनिट, ये सब भी है, इसके अंग ही हैं। तो इस तरह से चलता है। मुख्यतः आपको याद रखना है कि CPU का जो है मेमोरी रजिस्टर इसका भाग है। बाकी जॉयस्टिक गेम खेलने में यूज होता है। स्कैनर से हम लोग स्कैन करते हैं। माउस जो है ये भी जो है एक कर्सर इधर उधर करने के लिए, मतलब फाइल सेलेक्ट करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वां प्रश्न है, एक खाली स्थान कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशिक क्षेत्र है। तो इसमें से ऐसा क्या है जो कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशिक क्षेत्र है? तो कंप्यूटर स्क्रीन का जो सबसे छोटा प्रकाशिक क्षेत्र होता है उसे पिक्सल बोलते हैं, PIXEL। ये जो है पिक्सल और EL जो है, ये जो है मुख्यतः पिक्चर और एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। पिक्सल सबसे छोटा बिंदु होता है जो डिस्प्ले या स्क्रीन में होता है। आपके मोबाइल स्क्रीन का भी सबसे छोटा जो बिंदु है वो पिक्सल के नाम से ही जाना जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। 49वां प्रश्न है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो वो टोकन कहलाता है। तो टोकन मुख्यतः एक तरह का मतलब टिकट हुआ। जैसे इसके पास टोकन है और दूसरे कंप्यूटर के पास टोकन है, तो यह यहाँ से जो है संदेश दूसरे में भेज सकता है, और ठीक ये भी संदेश भेज सकता है, क्योंकि एक कंप्यूटर के पास एक ही टोकन होता है, तो ये जो एक बार में एक ही को संदेश भेज सकता है, तो इसको जो है टोकन के तरह टोकन होता है, जो कि संक्षिप्त संदेश को भेजने में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां प्रश्न है, किस तरह की फाइल में डॉट पीएनजी एक्सटेंशन होता है? तो डॉट पीएनजी एक्सटेंशन का यूज आपने देखा होगा कि इमेज फाइल में किया जाता है। इमेज फाइल में डॉट पीएनजी लिखा हुआ होता है, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, डॉट पीडीएफ, इस तरह का एक्सटेंशन होता है। तो पीएनजी का इस्तेमाल जो है वो इमेज फाइल के लिए किया जाता है। 51वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन बी, चुंबकीय अभिवाह घनत्व को जो है टेस्ला से मापा जाता है। टेस्ला से मापा जाता है चुंबकीय को। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें से अगर हम बात करें तो जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अभिवाह, विद्युतीय अभिवाह, जो चुंबकीय अभिवाह होता है उसको वेबर में मापा जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे टेस्ला में अभिवाह घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52वां प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का उपयोग करने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो पायरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को ज्ञात करने में। जैसे सूरज का ताप मापना है तो पायरोमीटर का यूज करेंगे। बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मीय विकिरण को मापने में। एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। तो इसमें से जो सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। बाकी की अगर बात करें विद्युत आवेश या फिर विद्युतीय फ्लक्स या फिर विद्युत धारा, तो ये सभी अदिश राशि है। सदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद हो। परिमाण प्लस दिशा, डायरेक्शन, ये दोनों होगा तो वो सदिश राशि होगा। केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, तो वो अदिश राशि होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते। 54वां प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो संवेग को जो परिभाषित किया जाता है तो P बराबर m इंटू भी होता है। तो यानी m से हो गया द्रव्यमान और v से हो गया वेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग भी जो है दोस्तों एक सदिश राशि है। इसका मात्रक की अगर बात करें, इसके मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो होता है इसका एसआई इकाई होता है संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55वां प्रश्न है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जल वाष्प के रूप में है और पुनः जल के रूप में परिवर्तित हो रहा है।
इसके लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है उस शब्द को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। संघनन क्या होता है कि जलवाष्प को पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। इसके जो है 4 रूप होते हैं। 4 रूप में जो है ओस आ जाता है। पहला होता है ओस। ओस देखे होंगे आप लोग, सर्दी में गिरता है ओस। उसके बाद आता है तुषार। फिर आता है कोहरा। हाँ बिल्कुल। अब चौथा होता है बादल। बादल से भी जो है संघनन के द्वारा ही पानी नीचे आता है। तो ये 4 रूप होते हैं। अगर बात करें ऊर्ध्वपातन की, तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे ही गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर रखा हुआ है, यह द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा गैस बन के उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है गति। तो प्रोटॉन जो होता है दोस्तों, परमाणु नाभिक में पाए जाने वाला स्थायी कण है, जिस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। धनावेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय जो है प्रोटॉन की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1919 में गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इसका नाम जो प्रोटॉन दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घरेलू वस्तुओं में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बैटरी में पाया जाता है। तो अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यह एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, यानी कि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है बहुत सारे उद्योग में होता है। बात करें तो उर्वरक उद्योग में इसका यूज किया जाता है। पेट्रोलियम और खनिज तेल को निकालने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कृत्रिम तंतु होते हैं कुछ, जैसे रेयॉन, रेयॉन को भी संश्लेषित करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें पेंट, पेंट उद्योग जो होता है, जो कि हम लोग पेंट करते हैं अपने घरों में या फिर दीवार प्लास्टर, इसमें पेंट वर्णक रंजक जो यूज होता है उसमें भी जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बैटरी उद्योग में भी इसका लेड एसिड बैटरी जो बनता है उसमें इसका प्रयोग किया ही जाता है। कुछ दवाइयों के निर्माण में भी जो है इसका यूज किया जाता है, मेडिसिन में। तो इस तरह से अगर ऑप्शन में आपको बाकी सारी चीजें भी दी गई रहे तो आप ना फंसे, इसलिए मैंने इतने सारे चीजों का नाम लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58वां प्रश्न है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस अवस्था में होता है तो इसको जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यह एक रंगहीन गैस है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन गैस है, कोई किसी भी तरह का गंध नहीं होता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक होता है। पेड़ पौधे इसी से सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 बोलते हैं इसको। ठीक है। वायुमंडल में अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका सबसे पहले जो है अवलोकन कौन किया था? तो 1835 में एक वैज्ञानिक हुए थे,
1835 में। उनका नाम था, ये जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, थिलोरियर नाम करके एक वैज्ञानिक थे, थिलोरियर। हालांकि नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता। थिलोरियर नाम करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है इसका सर्वप्रथम अवलोकन किया था 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान यानी किसको वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है? तो वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है अंगूर की खेती को। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर बोलते हैं। सब्जी, फूल, फल उगाना, ये सब आता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। ओलेरी कल्चर होता है सब्जी उत्पादन को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। मछली वाला जो होता है, मछली पालन से संबंधित है, वो होता है पीसी कल्चर। रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो अगर हम इसकी बात करें कि कोशिकाओं का आत्मघाती बैग किसको कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुवे नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। इसका नाम था डी ड्यूवे। डी दुबे मत बोलिएगा, डी ड्यूबे। डी डुबे नाम का एक वैज्ञानिक क्या था, यह कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक सूक्ष्म अंग होता है जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ होता है, जो कि जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसी को लाइसोसोम बोलते हैं। और यह फट कर जो है पूरी कोशिका को खत्म कर देता है, इसलिए जो है इसे जो है कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो वो वैज्ञानिक थे ग्रेगर मेंडल। तो मेंडल महोदय जो थे, इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण का बहुत सारा प्रयोग किया था और वंशानुक्रम के मौलिक नियम की खोज की। मेंडल महोदय ने निष्कर्ष निकाला कि वंशागति की इकाई जो है तरल द्रव्य न होकर ठोस द्रव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसको कहा जाता है? यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो ये केचुआ को किसान का परम मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह जो है मिट्टी को तोड़ तोड़ कर ढीला कर देता है और ऑक्सीजन को अंदर तक पहुंचाता है। केचुआ की अगर हम बात करें तो यह एनेलिडा फाइलम से संबंधित है। एनेलिडा, हो सकता है आपके एग्जाम में एनेलिडा इसका फाइलम पूछ ले, केचुआ किस कुल का है, तो आपको एनेलिडा बताना है। तो इसे जो है किसान का मित्र कहा जाता है। और जितने भी किसान जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती करने वाले सारे किसान जो है इसको खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से किसानों के लिए जो है केचुआ काफी लाभदायक होने के कारण यह किसान का परम मित्र कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो सर्वदाता का ब्लड ग्रुप हमेशा ओ ही होगा, ओ। तो अगर हम बात करें कि ओ ब्लड ग्रुप ही क्यों होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्त समूह ओ में जो है कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो कोई भी एंटीजन न होने के कारण यह सर्वदाता हो गया, सर्वदाता। और वही बात अगर ए बी की करें हम, तो ए बी में क्या होता है कि ए बी में ये सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही सबसे ले सकता है। और ऐसा इसलिए है
क्योंकि ए बी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसलिए जो है ओ सर्वदाता हो गया और ए बी हो गया सर्वग्राही, सबका लेने वाला। और अगर बात करें कि रक्त का जो समूह है, इसका वर्गीकरण कौन किया था, तो रक्त समूह का वर्गीकरण लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कितने पोषण स्तर बनाते हैं। तो शाकाहारी जीव जो है खाद्य श्रृंखला में कुल पोषण स्तर बनाते हैं, ये पूछा जा रहा है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषण स्तर बनाते हैं। तो शाकाहारी जीव दूसरे पोषण स्तर में आते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो इसे 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहले प्रकार में आते हैं उत्पादक वे होते हैं जो कि श्रृंखला के निचले भाग में आते हैं, जैसे कि पौधे हो गए, हरे पौधे जो कि उत्पादन का काम करते हैं। दूसरा कौन है, तो दूसरा वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी पौधे और कीड़ों से पोषण करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं द्वितीय उपभोक्ता, ये उत्पादक तथा शाकाहारी पर आश्रित होते हैं, यानी पेड़ पौधे तो खाते ही हैं और साथ ही साथ किसको खाएंगे, पेड़ पौधे के साथ साथ जो शाकाहारी है, यानी कि मतलब कि जो साग सब्जी खाने वाले जीव हैं उनको खाते हैं। तो इस तरह से जो शाकाहारी जीव होते हैं वो श्रृंखला में दूसरे क्रम में आते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका जो सौराष्ट्र तमिल संगमम है, इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया है। करंट अफेयर अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप करंट अफेयर वहां से देख सकते हैं। टोटल 3 मंथ का करंट अफेयर अपलोड हो चुका है, जनवरी, फरवरी और मार्च का। बाकी बिहार करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट उसमें डाला गया है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान जो है किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो ये शुभारंभ किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 नंबर का प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तो अभी अगर पूछ ले कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या वर्तमान में 6 है। कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है, एक नंबर पे आता है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, तीसरा हो गया। चौथा अगर बात करें तो चौथा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा हो गया नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा ये आम आदमी पार्टी। तो इस तरह से ये 6 टोटल पार्टियां हैं। और एक से जो है तृणमूल कांग्रेस से हाल ही में जो है राष्ट्रीय दल का जो है छीन लिया गया है, मतलब कि अब वो राष्ट्रीय दल नहीं रहा है तृणमूल कांग्रेस। इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पे है कर्नाटक। इसी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। और अगर इसकी बात करें हम लोग दोस्तों, तो तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर है, सेकंड तमिलनाडु है। और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, थर्ड पे तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। और यह जो जस्टिस रिपोर्ट है टाटा ट्रस्ट सामाजिक न्याय केंद्र के साथ जारी करती है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई है? तो जो मेघालय राज्य में जो चुनाव हुए हैं, इसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी को जो है सबसे अधिक सीट प्राप्त हुई है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीट कितनी सीट प्राप्त हुई है, तो 26 सीट प्राप्त हुई है नेशनल पीपुल्स पार्टी को। कांग्रेस को 2 सीट मिली है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। सॉरी, भाजपा को 2 सीट प्राप्त हुई है, भारतीय जनता दल को 2 सीट प्राप्त हुई है, कांग्रेस को 5 सीट प्राप्त हुई है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसको कितनी प्राप्त हुई है, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आप ये ध्यान में रखें कि नेशनल पीपुल्स पार्टी को 26 सीट प्राप्त हुई है, ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की है? तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुल 32 सीटें प्राप्त हुई है। ये रीजनिंग का प्रश्न है 71। इसमें उस विकल्प का चयन करना है जो कि तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है चावल अनाज, तो मसूर मसूर जो है वो क्या होगा? तो चावल जिस प्रकार दोस्तों अनाज है, उसी प्रकार मसूर जो है हम लोग जानते हैं कि दाल होता है, तो मसूर दलहन से संबंधित हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासा दिया गया है जिसकी 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तो 2 संख्या जो है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी वो ढूंढना है। तो अगर आपको फिगर स्पष्ट नहीं है तो मैं इसमें लिख देता हूँ अलग से। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर से 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो दोस्तों रूल क्या कहता है कि अगर किसी पासे में 2 फलक कॉमन हो जाए ना, 2 फलक कॉमन है, जैसे यहाँ 3 और 6 कॉमन है, इसमें भी 3 और 6 है, तो जो बचा हुआ साइड होता है, जैसे यहाँ पे 2 बच गया और ये 4 बच गया, तो ये जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कॉमन वाला हिस्सा है, पासा का रूल है कि जो अगर किसी 2 सिचुएशन के पासे में 2 संख्या कॉमन है, 2 पृष्ठ, जैसे यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, देख पा रहे हैं, और इस पृष्ठ में भी यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 3 है, दोनों कॉमन हो गए, तो बाकी बचे हुए जो है 2 और 4 जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ठीक 2 के ऑपोजिट साइड वाला पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71वां प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है चींटी, एंटलिंग, हिरन, डैश, क्वेश्चन मार्क। तो जानते हैं कि चींटी के बच्चे को एंटलिंग बोला जाता है, उसी तरह हिरन के बच्चे को क्या बोला जाएगा? तो हिरन को मृग बोलते हैं, छौना उसके बच्चे को कहा जाता है, तो मृग छौना हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं।
तो ये 74 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से Q है, यहाँ P है, फिर P के बाद यहाँ O है, O के बाद N है। तो देख रहे हैं आप कि -1 होता जा रहा है। उसके बाद वाले में M, इसके बाद R है, +5 हो गया। इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा आपको। Q का होता है 17 होता है Q का। अगले वाले P का 16 होता है, ABCD का क्रमांक। O का 15 होता है। तो एक एक घटता जा रहा है। तो इसी क्रम में N से एक माइनस जब हम लोग करेंगे तो पाएंगे M आएगा, M। फिर इस M को फॉलो कीजिए, MRWB को। तो 5 अक्षर के बाद वाले को लिया गया है। तो ठीक B में 5 जब हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7वां नंबर होता है G का। और इसको फॉलो करेंगे L, C, T और K को। तो हम पाएंगे कि प्रत्येक में -9 किया जा रहा है। तो 9 माइनस करते हैं जब, तो C आ रहा है। फिर 9 माइनस किए तो T आ रहा है। T में 9 माइनस किए तो K आ रहा है। अब यदि K में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा B। तो इस तरह से MGB इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DEF जो है सर्वांगसम है। BC 4 सेंटीमीटर है, EF 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ट्रायंगल बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं, और बिल्कुल शॉर्टकट में हम लोग बनाते हुए चलेंगे। ये ABC हो गया और ये त्रिभुज हो गया DEF। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको और दूसरे वाले त्रिभुज का निकालना है। तो DEF को निकालना है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो साइड है, BC वाला जो साइड है ये 4 है और EF वाला साइड 5 है। तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक इसी तरह से होता है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो आगे इस प्रकार से सॉल्व होगा। 80/DEF इज इक्वल टू 16/25। 16 से ये 5 बार में जाएगा 80 और इस तरह से 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 से तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:7 में हैं, 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्या निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले को 5 अनुपात है तो 5x मान लेते हैं पहली संख्या को, और दूसरी संख्या को 7x मान लेते हैं। अब बोल रहा है दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 5x प्लस 6/7x प्लस 6 इज इक्वल टू 3/4। दोनों का अनुपात को ऊपर नीचे बराबर कर दिए हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसके बाद क्या होगा कि ये 20x हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 21x प्लस 18 ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा
x इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, और 6 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पर्यटन बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती हैं। दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। 15 सेकंड के बाद बसों के बीच की दूरी बताना है। तो ये बताने के लिए दोस्तों क्या बोल रहा है पहले कि समकोण त्रिभुज बनाती हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लिए, ये बन गया समकोण त्रिभुज। ये जा रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका जो है ये निकालने के लिए हमको निकालना होगा, ये BC A B और C है। तो BC निकालते हैं हम लोग। तो आप जानते हैं कि कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करना पड़ता है। तो रूट के अंदर में हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा रूट अंडर 3600, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और 15 सेकंड बाद की दूरी को निकालने के लिए 15 सेकंड बाद की दूरी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो 60 आया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुना करेंगे और फिर गुना कर देंगे इसको 15 से, ये सेकंड हो गया। तो 15 सेकंड बाद की दूरी यहाँ से आपको निकल जाएगा 6 दंग 60, 3 पचे 15, पचे 25 और दंग 250। ये 250 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर आयतन वाले तीन घनों के सिरे काट सटाकर आपस में जोड़ा गया है। यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए आप घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है √3a इज इक्वल टू 6√3 हो जाएगा। √3 कैंसिल, तो आपको आ गया भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जब प्राप्त हो चुका है तो अब बचा ही क्या है। तो जब a 6 सेंटीमीटर मिल चुका है तो अब तीन घनों को जोड़ने पर घनाभ की चौड़ाई निकालना है। तो 6 को इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है इसका फॉर्मूला। इस पर जब आप बैठाएंगे तो कुछ इस तरह से बैठेगा 2 इंटू 6 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6। आप इसको काट पीट के जब छोटा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है। दिया गया है कि चारों में से इसका क्या विकल्प होगा। तो इसको हम क्वेश्चन में ही सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसका परिमेयकरण कर लेना है, रूट के अंडर में ही हमको गुना करना है 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए से इसको जब गुना करेंगे तो ऊपर में तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर जानते हैं आप रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा। जब 2 होगा तो 1 निकल जाएगा,
जैसे 4 होता है रूट के अंदर तो 2 निकल आता है, 2 इसका वर्गमूल होता है। इसी तरह ये जो है 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ये। तो यहाँ से कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिखते हैं क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही तो होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का सिर्फ कॉस बाहर आएगा, कॉस ए। सहमत है? तो 1 बाय कॉस ए जब आ गया, इसको अलग अलग कर देंगे, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए बन जाएगा सेक ए, सेक ए प्लस साइन बाय कॉस ए टेन ए बन जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से जो गलत स्पेलिंग वाला शब्द है उसको चुनना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें से जो दोस्तों दिया हुआ है डिक्टेट, ये सही है, डिसीजन भी सही है, डिफरेंस भी सही है, डिक्शनरी गलत है। डिक्शनरी का राइट स्पेलिंग जो होता है वो होता है DICTIONARY, ये होता है डिक्शनरी का राइट स्पेलिंग। डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं। और बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डिक्टेट का अर्थ होता है तानाशाही करना, डिक्टेट माने होता है तानाशाही करना। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर करना। और ये डिक्शनरी गलत है, DICTION होता है यहाँ पे ई दिया हुआ है, इसके कारण से ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, यानी इसमें दिया हुआ जो इसका उल्टा शब्द बताना है। तो ये दिया हुआ है हमको जो है लोएथ, इसका अर्थ होता है घृणा करना। तो घृणा करना का उल्टा होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करने के लिए शब्द होता है एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। बाकी जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है डिटेस्ट, इसका मतलब होता है नफरत करना। डिस्पायर जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है निंदा करना। एबहोर का मतलब भी होता है घृणा करना ही। बाकी एडमायर जो होता है ये होता है प्रशंसा करना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी गलत को छांटना है। लिखा हुआ है 80 रुपीज आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज लुकिंग सो ओल्ड। तो इसमें जो दोस्तों ये पहला वाला पार्ट है 80 रुपीज आर, इसी में गलत है। यहाँ पे आर के जगह पे इज होना चाहिए। तो 80 रुपीज आर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारा ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बेनिथ। बेनिथ का अर्थ होता है नीचे, तो इसका ऊपर हो जाएगा, तो एवब हो जाएगा इसका राइट आंसर, बेनिथ का एवब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह को भरने के लिए जो है सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कह रहा है कि द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वॉज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो ये खाली जगह को हमको भरना है, तो इस जगह पे आएगा क्या, इस जगह में आएगा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट भरेंगे। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द जॉब वेल, यानी कि नया जो काम कर्मचारी आया है वो कह रहा है कि वो काम करने में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अंग्रेजी से आपको डरना नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी लगभग बिहार बोर्ड में सबका ही खराब रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है अंग्रेजी कैसे होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप बाकी सारा अच्छे से कर लेते हैं तो अंग्रेजी की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कॉम्पिटेंट। तो इसमें कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स बताना यानी समानार्थी शब्द बताने के लिए बोला जा रहा है। तो कॉम्पिटेंट का जो समानार्थी शब्द होगा ये होगा कैपेबल, क्योंकि कॉम्पिटेंट का मतलब भी जो होता है सक्षम होता है, और कैपेबल का मतलब भी समर्थ होता है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें, कंपेरेबल लिखा हुआ है तो ये हो जाता है तुलनीय। दूसरे की बात करें कंफर्टेबल, कंफर्टेबल की बात अगर हम लोग करें तो ये आरामदायक हो जाता है। कॉम्पेटिबल का मतलब हो जाता है संगत या फिर अनुकूल, इसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कैपेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 87 नंबर में दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो ये जो दिया हुआ है ब्लो ए फ्यूज, एक तरह का मुहावरा होता है अंग्रेजी का। तो इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, कि ब्लो द फ्यूज का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, मतलब काफी गुस्से से जो है रिएक्ट करना। इसका राइट आंसर होगा ब्लो ए फ्यूज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88वां प्रश्न है, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें चुनना है कि यहाँ पे क्या मतलब कि एरर वाला पार्ट है। तो यहीं पे जो है ना अनलेस यू डोंट जो है यहाँ पे दो दो जगह नेगेटिव कर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ अनलेस यू ही काफ़ी था, डोंट लगाना जरूरी नहीं था। ये डोंट लगाने के कारण ये जो गलत हो गया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल हो जाता काफ़ी। तो ये डोंट नहीं लगना था, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी, अनलेस यू डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। 89 क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इसमें भी जो है इनकरेक्टली जो स्पेल्ट है उसको छांटना है। तो फ्यूचर सही लग रहा है, यही फ्लेवर यही गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इसके जगह पे एक अच्छा सा शब्द चुनना है जो कि इसमें सूट करे। तो वाक्य कुछ इस प्रकार से है, व्हेन यू गिव अवे ए सीक्रेट और एन एडवांटेज यू रिवील अ सीक्रेट और सस्पेंशन दैट यू शुड हैव केप्ट टू योरसेल्फ। तो यहाँ सस्पेंशन नहीं होगा दोस्तों, सस्पेंशन जो है यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये राइट आंसर जो होगा इसका इंफॉर्मेशन होगा, सीधा सस्पेंशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 91वां प्रश्न बोल रहा है कि साहचर्य का विलोम शब्द कौन सा है। तो साहचर्य का विलोम शब्द बताना है हमको। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है, तो विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साहचर्य का विलोम शब्द जो है अलगाव होता है, अलगाव हो जाएगा। असहयोग का विलोम होता है, असहयोग का विलोम सहयोग होगा, ठीक है। और वैमनस्य का सौमनस्य होगा। ये सब भी देख लिया, असहयोग का सहयोग, वैमनस्य का सौमनस्य और सहचर्य का अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रमाण जोड़ इक जो है यही प्रमाणिक शब्द का जो है मूल शब्द और प्रत्यय का अलगाव है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा ये बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद यद्यपि का जो है यदि जोड़ अपि हो जाएगा, यानी कि
राइट आंसर ऑप्शन ए है, यदि जोड़ अपि। और यह जो है यण संधि है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पाथेय। पाथेय, रास्ते में खाने वाला भोजन जो दिया जाता है साथ में, उसको पाथेय बोलते हैं। और पथ्य कहलाता है रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन जो होता है, उसको पथ्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए सही शब्द है अक्षम्य। अक्षम्य हो जाएगा। बाकी शेष विकल्प जितने भी हैं वो सब असंगत है, यही काम का है अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इसमें जो है अवधि और अवधि जो है, यही जो है अलग है। ये ह्रस्व ई वाला अवधि जो है ये काल या समय के लिए यूज होता है, और ये दीर्घ ई वाला जो होता है ये अवध देश की भाषा अवधि को इंगित करता है। बाकी अनुचर का मतलब नौकर ही होता है, आदि का मतलब होता है अंत, अभिनय का मतलब होता है नाटक, ये सब तो है सुमेलित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अंक शब्द के लिए जो अनेकार्थी शब्द समूह है उसका चयन करना है, तो इसमें गोद, संख्या और अध्याय, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, गोद, संख्या और अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का अर्थ घोड़ा है, सॉरी, एक का अर्थ घोड़ा है। अच्छा, ये बताना है कि इनमें से किसका अर्थ घोड़ा होता है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो पर्यायवाची शब्द में इसमें तुरंग जो बोलता है, तुरंग को घोड़ा बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, समीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समीर जो बोला जाता है वो हवा को बोला जाता है, समीर। और इसका अन्य पर्यायवाची शब्द है वायु, पवन, हवा, मरुत, अनिल, ये सब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानना है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका उचित अर्थ जो है ये है कष्ट का अनुभव होना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगले क्लास में हम फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने एक नए सेट के साथ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और बने रहिए आप, अपनी तैयारी को और भी जी जान से बढ़ाइए। इस सेट में आपको कितने क्वेश्चन पता थे, कितने नहीं पता थे, और जो एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है अकेले बैठ के ऐसे बनाने में। तो नेक्स्ट क्लास जल्द ही अपलोड होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।